घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा किसानों की, नौजवानों की, नौकरी करने वालों की, और उनकी भी जिनकी नौकरी चली गई। मैं बात करूंगा मजदूरों की, क्योंकि आज बजट पेश किया गया, आम बजट पेश किया गया, इसीलिए मैं भारत की बात करने वाला हूं। अब आप कहेंगे, अरे भारत की बात, तो भारत की ही तो रोज बात करते हो। दर्शकों, दरअसल हमारा जो देश है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इंडिया, जो शहरों में रहता है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, नौकरी है, अच्छी जिंदगी है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये इंडिया है। और जो भी ये आम बजट पेश किया जाता है, और मैं 24 साल से आम बजट को ट्रैक कर रहा हूं बतौर पत्रकार, बाल उड़ भी गए हैं और बाल सफेद भी हो गए हैं बजट को ट्रैक करते करते। और मैंने यह पाया है अपने तजुर्बे में, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि जो देश में बजट पेश किया जाता है ना, यह इंडिया सेंट्रिक एक्सरसाइज होती है। इसमें इंडिया की बात होती है। काला कोट गुलाबी अखबार वाले, और आज मैंने भी काला कोट पहना हुआ है, काला कोट गुलाबी अखबार वाले वो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं जो आम आदमी के, भारत के सर पे से उतर जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता बजट में था क्या या नहीं था। जो बता दिया, जो समझा दिया गया, उसे ही बजट मानकर वो भी ताली बजा देते हैं। जो इंडिया इंक है, जो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये हमेशा बजट को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप बात कर लीजिए, हमेशा बजट को 8 से नीचे नंबर नहीं देते। 8, 9, 9.5, 10 में से 10 भी दे दिया जाता है बजट को। तो आज के बजट में एक खास बात देखने को मिली। शेयर बाजार, जो ये दलाल स्ट्रीट पर शेयर बाजार जो हमारा मौजूद है, उसके सूचकांक को भी देश की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जबकि मेरा यह मानना है इसका कोई लेना देना नहीं। पर आज बाजार बम था। निफ्टी 650 अंक का जबरदस्त उछाल लिया। सेंसेक्स, संवेदी सूचकांक जिसे कहते हैं हिंदी में, वो 2300 से भी ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज करता दिखाई दिया। तो यानी कि इंडिया इंक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडिया बम इस बजट को लेकर। और बजट पेश करने से पहले ताल भी यह ठोकी गई कि इस बजट में सबका साथ सबका विश्वास होगा। और यहां पर दर्शकों यह बताना भी जरूरी है कि देखिए, बजट ऐसे काल में, ऐसे संकट, संक्रमण, आपदा काल में पेश किया गया है। हम कोरोना काल की मार, उसका दंश झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था 23.9% का भी गोता खा गई। कुल मिलाकर पूरे साल में विकास दर -7.7% रहेगी। अगले साल का आंकड़ा 11.5 है, पर वो दूर की कौड़ी है। पर हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गए थे, सरकारी खजाना भी खाली हुआ। जीएसटी की कलेक्शन पिछले 4 महीने से बढ़ी है। कल ही आंकड़ा आया, आना चाहिए था आज, लेकिन कल वो आंकड़ा आ गया, 1,20,000 करोड़ की कलेक्शन हुई। तो सरकार के पास पैसा नहीं था। वित्तीय घाटा 9-9.5% तक चला गया, 3.5% के बजाय। और अगले साल के लिए वित्तीय घाटे का जो टारगेट है, उसे भी 6.8% रखा गया है। तो यानी कि सरकार ये मान रही है पैसे की कमी है और पैसा हमें लगाना पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था में। इसलिए सरकार कर्ज लेने को भी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करने को तैयार दिख रही है। लेकिन ये पैसा कहां लगेगा, ये अहम सवाल हो जाता है। आपकी मेरी जेब में पैसा, फिस्कल स्टिमुलस तो नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, करदाता, 6 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, पर दरअसल असल में इनकम टैक्स देने वाले रिटर्न, जीरो रिटर्न भी होते हैं ना, 1.5 से 2 करोड़ ही हैं। वो सोच रहे थे, बेरोजगारी का आलम आपको पता है, 9% बेरोजगारी,
है इस वक्त भी। 30% आंकड़ा छू गया था, बहुत से लोगों को नौकरी वापस मिल गई है, लेकिन वो नौकरी कोई 30,000 की थी तो 10,000 पर भी कर रहा है। कहने को वो रोजगार प्राप्त है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम हो गई है। अभी भी बेरोजगारी का आंकड़ा 9% है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या किया गया? युवाओं के लिए, देश का जो भविष्य है, 15 से 24 साल के लोगों की, युवाओं की सबसे ज्यादा नौकरी गई है, उसके बाद महिलाओं की। कोई रास्ता दिखा है क्या इस बजट में? मजदूरों का क्या, जिनकी दिहाड़ी चली गई? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद, मैन्युफैक्चरिंग बंद, एमएससी एमएसएमई बहुत जगह बिल्कुल बंद हो गए या 60-70% तो ठप होने के कगार पर है। उनके बारे में क्या कुछ राह दिखी है इस बजट में? सबका साथ है क्या? सबका विश्वास भी हासिल किया है क्या? और सबसे अहम बात, किसानों की। 68 दिन से ज्यादा हो गए किसानों को, 69वां दिन है आज आंदोलन का। वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। उसमें भी कहा जाता है कि सरकार पर बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार कितना बोझ लेने को तैयार है? सरकार ने आज पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया है। कीमतें नहीं घटी हैं, रैशनलाइज किए हैं एक्साइज ड्यूटी को, स्ट्रक्चर को, लेकिन वही पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवा रहा है, 4 रुपए उसी के लिए, वो अपने लिए ही खर्च भी कर रहा है, तो वो पैसा उसी को दे दिया जाएगा। ये किसानों के भले का है या ये गोल गोल घुमाकर बात की जा रही है? किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़ की मद थी, उसे घटाकर 65,000 करोड़ भी कर दिया गया है। लेकिन कृषि के आधारभूत ढांचे में पैसा लगाने को सरकार तैयार है, पर यह कई सालों में चरणबद्ध तरीके से यह पैसा लगता है। तो अगले साल तो किसानों की आय दोगुनी होने का वादा था 2022 तक। क्या वो वादा इस बजट के जरिए पूरा हो जाएगा? तो हम आज भारत के बजट की बात करने वाले हैं, सीधे सरोकार जो आपसे जुड़े हुए हैं, और ऐसी भाषा में नहीं जो आपके पल्ले नहीं पड़ती। आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में हम बात करेंगे। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा और विपक्ष कैसे हमलावर है, पहले उसकी एक वानगी देखिए। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बजट में सबका साथ, सबका विश्वास और बाजार बम बम, मिडिल क्लास किसान ठन ठन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, सुप्रिया श्रीनेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की जानी मानी बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, बहुत बजट कवर किए हैं। जो काला सूट गुलाबी अखबार की बात कर रहा था, उनका यह भी हिस्सा थी। देवेंद्र शर्मा, जाने माने कृषि एक्सपर्ट, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स। सिद्धार्थ जराबी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक और सिद्धार्थ सिंह, और परिचय के लिए शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि 3 बल्कि देवेंद्र शर्मा भी पत्रकार रहे। शरद कोहली,
देश के जाने माने सीए मेरे साथ हैं, और मैं आप सब लोगों से एक वर्ड में जवाब से शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने अपने ओपनिंग संबोधन में कहा कि देखिए, ये इंडिया सेंट्रिक होते हैं बहुत सारे बजट, काला सूट गुलाबी अखबार वाले बैठकर और वो नंबर देते हैं। इंडिया इंक हमेशा 8 से नीचे कोई नंबर नहीं देता। तो महेश वर्मा, अभी इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं, सीधा मैं पूछ रहा हूं, 10 में से कितने नंबर बजट को? बात नंबर की नहीं है। नहीं, नंबर दीजिए ना, आगे करेंगे बात। अगर आप नंबर के ऊपर जाएंगे तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा। अच्छा, आप 10 में से 10, ठीक है। सुप्रिया श्रीनेट, कितने नंबर? 1। देवेंद्र शर्मा? 2। सिद्धार्थ जराबी? मैं नंबर नहीं दूंगा। नहीं नहीं ना 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 ना, आप सबसे नंबर लेते रहते हैं, आज नंबर देने की बारी आई है। हाँ, इन्विजिलेटर साहब, आज नंबर दीजिए। 8। कितना? 7 या 8। 7 या 8। सिद्धार्थ सिंह? संदीप, मैं तो 6 से 7 नंबर दूंगा। सिद्धार्थ ने 6 से 7 दिए। शरद? मैं सिद्धार्थ जराबी के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक कठिन परिस्थिति का था, इसलिए मैं 7 और 8 के बीच में देता हूं। 7 और 8 के बीच में देंगे। अब महेश वर्मा, मैं सीधा ये मानते हुए और ये जानते हुए, ये संकट काल था, संक्रमण काल था, हमारा वित्तीय घाटा भी बढ़ा, अब 6.8% का, इस बार तो वो 9 साढ़े 9% तक गया है। सरकार के पास पैसे की भी कमी थी, कोरोना की मार हम झेल रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मार जिसने झेली है वो आप, मैं, सुप्रिया, सिद्धार्थ जराबी, सिद्धार्थ सिंह जैसे लोग, जो हम ऑनेस्ट करदाता हैं, नौकरी पेशा लोग। नौकरी भी गई है, नौकरी नहीं गई तो तनख्वाहें कटी हैं। तो एक उम्मीद थी कि कुछ टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिलेगी, वो रियायत नहीं मिली है। तो ये मान ले कि भाई संकट काल है, देश हित में ना रियायत मिले तो ठीक है। हेलो, बोलिए। फोन लाइन कट गई है। शरद, आपसे यह सवाल, क्योंकि आप सीए हैं, आम आदमी को, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रियायत की जरूरत थी? गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। जी हाँ, इस समय मुझे याद है आप ही के शो पे हमने ये बात करी थी कि जब डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ था लोगों के अकाउंट्स में, जिस समय अमेरिका जैसे देश $2,000 डाल रहे थे, तो ये उम्मीद थी कि टैक्स के जरिए, या टैक्स मनी अर्नड इज मनी सेव, जो पैसा आपका, जो पैसा आपने खर्च नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए बच गया। तो उम्मीद पूरी थी कि इस समय उनके जेब में डाला जाएगा। पर मुझे लग रहा है सरकार ने ध्यान दिया है फैसिलिटेशन पर और सिंप्लीफिकेशन पर, सरलीकरण और सुविधा टैक्स पेयर को पहुंचाने के लिए। पर इस बात से इनकार मैं नहीं कर सकता कि इस समय टैक्स रिलीफ की जरूरत थी। जितनी जरूरत नए टैक्स लगाने की थी संदीप, उतनी ही जरूरत टैक्स पेयर की दृष्टि से टैक्स बचाने की थी और टैक्स आउटफ्लो को कम करने की थी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वित्त मंत्री ने जो पेंशन लेते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, 75 साल से ऊपर वालों की मैं बात कर रहा हूं, उनको अब रिटर्न फाइल नहीं करने होंगे। यह काम औरों के लिए भी हो सकता था। नौकरियां गई हैं, तनख्वाहें कटी हैं, यह हकीकत, ये तो सरकार भी जानती है। देखिए संदीप, मुझे लगता है जो 75 साल से ऊपर वालों को एक तरह से सीनियर सिटीजन को प्रणाम के रूप में यह दिया गया है। बाकियों के लिए अभी इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की प्रणाली है, उन लोगों की इनकम संदीप खाली इंटरेस्ट पेंशन से ज्यादा देखी जाती है। हालांकि बाकी इनकम कमाने वाले भी हैं, पर जो बाकी के टैक्स पेयर्स हैं, उसमें अभी जो सारा टेक्नोलॉजी चल रही है वो इतनी सक्षम नहीं है कि उनकी सारी की सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, बिजनेस से, उस सबको घेर घार के वो पूरे के पूरे सिस्टम में ले आए और आपको रिटर्न ना। तो मुझे लग रहा है अभी उसके लिए जो प्रणाली है वो तैयार नहीं है, अगर मैं आपका सीधा जवाब दूं तो। सिद्धार्थ जराबी, क्या टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करने चाहिए थे, या और कंसेशंस जो मिलती हैं कि भाई आप अगर
आज की तारीख में सबको समझ में आ गया कि मेडिकल इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी हो जाती है। 25,000 की एग्जेम्पशन है, वो बढ़ाई जा सकती थी। एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं, जिसमें पीपीएफ, ईपीएफ, आपका होम लोन सब कुछ घुस जाता है, उसको बढ़ाया जा सकता था कि नहीं? संदीप, बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता था, बहुत कुछ घटाया जा सकता था, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये आपके ही शो पे कितनी बारी बात हुई है कि एक अभूतपूर्व समस्या और एक अभूतपूर्व स्लो डाउन में आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को संभालना है। जरूर दिया जाना चाहिए था, पर अभी परिस्थिति और सरकार के पास साधन नहीं थे ये देने के लिए, और इस बात को, इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। सुप्रिया, सूरत हाल ऐसी है, सरकार के विकल्प भी बहुत सीमित थे, तो ऐसे में टैक्स स्लैब में कुछ नहीं किया, कुछ किया भी तो नहीं, मतलब लिया नहीं। अगर कुछ दिया नहीं तो क्या उसी से तसल्ली करे मिडिल क्लास? नहीं, मुझे नहीं लगता उसी से तसल्ली करेंगे। और मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, मैंने 1 नंबर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि बुजुर्गों को एक रियायत दे दी है। मेरा इस बजट से दूसरी दिक्कत है, और वो दिक्कत मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि उसके बारे में आज लोग बात नहीं कर रहे हैं। योद्धा तो बहुत बन जाते हैं टीवी वाले, और मैं आपको नहीं कह रही हूं बिल्कुल भी, आप तो अच्छा डिबेट करते हैं, बड़े योद्धा दिखते हैं टीवी चैनलों पर। आज 1 घंटे 40 मिनट के बजट में डिफेंस का नाम नहीं लिया गया। चीन आपकी सरहद में बैठा है, हमें बजट एट अ ग्लांस से पता चलेगा कि डिफेंस में आपने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। ये कौन सा बेतुका तरीका है भाई देशभक्ति दिखाने का? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इस बजट ने मिडिल क्लास के साथ तो अन्याय किया ही किया है। इस बजट ने जितना किसान के साथ अन्याय किया है वो कम है। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज का बजट काट दिया गया है, मनरेगा का बजट काट दिया गया है, जो बाकी चीजें हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड के अलावा उनको काट दिया गया है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं, और इस पे कोई डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है आज? मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जरूर बताना चाहती हूं कि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट था वो 1.454 लाख करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 1.48 लाख करोड़ है। जो पीएम किसान सम्मान निधि की बातें करते नहीं थकते हैं भाजपा वाले, उसमें 13% की कटौती कर दी गई, 75,000 करोड़ से घटकर 65,000 करोड़ कर दिया गया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को घटा दिया गया। मतलब ये हो क्या? एजुकेशन को 12% घटा दिया गया। टफ ईयर है, लेकिन कुछ चीजें तो हमारी कम नहीं हो सकती है ना। और स्वास्थ्य में मैं ये जरूर बोलूंगी, और मैं चाहती हूं कि भाजपा इसका आंसर दे, क्योंकि मुझे तकलीफ है इस बात की। कोविड ईयर था, डिफिकल्ट ईयर था, बड़ा अनाउंसमेंट आया 2.23 लाख करोड़ हम स्वास्थ्य में खर्चा करेंगे। पढ़िए बजट एट अ ग्लांस, पढ़िए एनेक्सर, क्या लिखा हुआ है उसमें? जो रियल इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया जा रहा है वो सिर्फ 74,000 करोड़ है। बाकी पैसा 2 फाइनेंस कमीशन ग्रांट से और ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का पैसा इसके अंदर लगाकर उसको 2.23 लाख करोड़ कहा जा रहा है। अगर हम अब खर्चा नहीं करेंगे स्वास्थ्य पर, तो कब खर्चा करेंगे? पहले मैं किसानों पर आऊंगा, क्योंकि रोजगार की बात अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन आपने किसानों का सवाल छेड़ दिया है। महेश वर्मा, किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। 69वां दिन है किसान आंदोलन का भी। यहां पर सुप्रिया श्रीनेठ जो आंकड़े दे रही हैं, मद में सिर्फ 3-4 हजार करोड़ का इजाफा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं वो 75,000 करोड़ से घटाकर 65,000 करोड़ आ गई है। यानी कि 11 करोड़ किसानों को, उससे भी कम को आप 6,000 रुपए देंगे। देना था 14 करोड़ किसानों को। गलत तो नहीं कह रहा मैं, महेश वर्मा? देखिए संदीप जी, जो आपकी चिंता है और 25 साल का जो आपका अनुभव है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में झलक भी रहा है। लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं दूं उससे पहले जो है कांग्रेस प्रवक्ता ये चिदम्बरम भोगी, जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसकी मई और अप्रैल की एक बयान निकालिए और पूछिए इनसे आज कि इतनी विषम परिस्थिति में जब ये लोग आकलन कर रहे थे कि ये देश की 70% आबादी कंगाल हो जाएगी, और जिस तरह से आलाप विलाप और प्रलाप कर रहे थे, और आज जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, अर्थशास्त्री हैं, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। इन्होंने तो 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 10 दिया, लेकिन इन्होंने तो 1 दिया। पता नहीं इनका पैरामीटर है, कितने बड़ी अर्थशास्त्री है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, इनके पार्टी के जो बहुआ हैं,
जिस तरह की वो चीजें रखते हैं कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो चीज ये सरकार नहीं करती है। इस 200 साल की मैं बात कर रहा हूं, मैं आजादी के पहले आजादी के बाद की बात कर रहा हूं कि इस तरह से 1 साल तक कभी लॉकडाउन किसी भी 4 युद्ध में नहीं देखा गया, इस तरह का ब्लैकआउट नहीं देखा गया, इस तरह से अर्थव्यवस्था जो इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। इस देश को कभी फेस नहीं किया। प्लेग को याद करिए, जब कांग्रेस सरकार थी 20,000 करोड़ की अदद जो है सहायता नहीं दे पाई। ये वो देश है। अब मुद्दे पर आ आज की डेट में इतिहास का पाठ पूरा हो गया हो महेश वर्मा, महाशक्ति के रूप में उभरी है। इतिहास का पाठ पूरा हो गया हो तो मुद्दे पर आ जाए। ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा विदेश निवेश हुआ है, ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा। अगर कहीं कोई चीज हमें अभी वर्तमान में आ जाए, इसी सेक्टर में हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, सबका हिस्ट्री ऑनर्स हो गया। महेश वर्मा, मुद्दे पर आइए। किसानों को क्या मिला इस बजट में? 69 दिन से वो आंदोलित हैं। किसानों को क्या मिला? सीधा सवाल है, क्या आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक? साहब किसानों से पूछिए ना, उनके दिल पे हाथ रख के पूछिए ना कि ये वही है जो आज तक 75,000 करोड़ की खरीदारी एमएसपी से कर चुकी है सरकार। अभी तक इस आजाद हिंदुस्तान में कभी इस तरह के इतने स्तर पे कभी कोई खरीदारी हुई? तो आप एक डाटा हमें दे दीजिए, मैं आपके दर्शकों से माफी मांग लूंगा। कितना परसेंट होती है खरीदारी एमएसपी पर? कितने परसेंट खरीदारी होती है महेश वर्मा? कितने परसेंट खरीदारी होती है? पूरा देश कितने परसेंट खरीदारी होती है? कितने परसेंट खरीदारी होती है? क्या कितने परसेंट खरीदारी होती है एमएसपी पर? किसान जो उगाता है, 700 मंडियां हैं सर पूरे देश में, 42,000 मंडी चाहिए। उन्हीं मंडियों को हमने डेवलप करने की बात कही, उन्हीं मंडियों को हमने आगे बढ़ाने की बात कही। सवाल का जवाब नहीं दिया, तो या मैं दूं? हमारे ऊपर लानत मनारत भेजने की तैयारी हो गई। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा? 6% एमएसपी पर खरीदी होती है। आप मुझे आंकड़े बताने लगेंगे हमने इतना पैसा दिया एमएसपी की खरीदी के लिए, और वो भी गेहूं और धान के लिए है। बाकी जो 21 फसलें हैं उनकी कितनी खरीदी होती है? के लिए नहीं हुई है। नहीं दलाल के लिए नहीं हुई है। हाँ, उसमें कितनी खरीदी होती है? आपको मैं डाटा दिखाऊं? अरे डेटा मुझे दिखाएंगे महेश वर्मा, मुझे डेटा दिखाएंगे। आपको ही दिखाएंगे तभी आप अपने दर्शकों को बताइए ना, बताइए एमएसपी पर सरलता के साथ, सहजता के साथ, सरलता सहजता के साथ ही दिखाते हैं। और चर्चा करता हूं मैं, धान और गेहूं की ही ज्यादातर खरीदी होती है एमएसपी पर। गलत तो नहीं कह रहा हूं। उसके बाद 4 ही चीजें हैं, अगर मैं मान भी लूं तो तिलहन और दलहन मान लो। बजट पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ाइए ना मुझे। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि तिलहन कितनी खरीदी गई, तिलहन कितनी खरीदी गई, धान कितना खरीदा गया, गेहूं कितनी खरीदी गई। अच्छा, तो आय दुगनी हो जाएगी अगले साल तक। ये चुनौती हमने स्वीकार करी है। ये चुनौती विपक्ष ने नहीं दिया मुझे। ये चुनौती बीजेपी मोदी सरकार ने खुद से अपने आप क्रिएट किया है कि हम 2022 में आपको किसान की दुगुनी आय करके देंगे, और अभी 2021 में खड़े हैं। देवेंद्र शर्मा यहां पर महेश वर्मा मुझे डेटा पढ़ा रहे हैं। चलिए डेटा भी पढ़ लेंगे, पढ़ता हूं, शायद इनका डेटा कहीं छिपा रह गया होगा। ये कह रहे हैं कि देखिए रिकॉर्ड खरीदी हो रही है एमएसपी पर, और एक टारगेट उन्होंने बनाया है। तो रिकॉर्ड खरीदी, जब मैं कहता हूं कि गेहूं और धान और दाल थोड़ी बहुत मान लो, ज्यादातर खरीदी तो यही होती है। बाकी 20-21 फसलों की खरीदी कहां होती है एमएसपी पर? मेरी जानकारी अधूरी है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी, और मैं इससे पहले 2 बातें करना चाहता हूं। एक, आपने शुरुआत में एक बात कही थी, मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब ये सेंसेक्स जंप करता है, जब ये स्टॉक मार्केट जंप करती है, तो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट भी साथ में खुश होते हैं। और कल आपने जैसे कहा कि हम इकोनॉमिक पेपर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कितनी एक्साइटमेंट होगी, कितना वो एक पिक्चर प्रेजेंट करेंगे कि अब देश की इकोनॉमी बिल्कुल जो है रास्ते पर आ गई है। और अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि सब जगह चर्चा थी कि भाई ये स्टॉक मार्केट इतनी बूम कर रही है, ऐसे समय पे बूम कर रही है जब सारी दुनिया में इकोनॉमीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं, और स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रहा है। तो इट शोज ए कंप्लीट डिस्कनेक्ट कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। और लेकिन फिर भी हमारे देखना एक्साइटमेंट जो है वो इसलिए है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इतना जंप किया। मैंने सवेरे टीवी पे भी देखा, जैसे जैसे बजट चल रहा था उसके साथ साथ हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ये भी जानते हैं कितने लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और उसको हम ये इंडिकेटर मान लेते हैं
हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का वो इंडिकेटर है या रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि सभी ने माना था कि भाई हमें रूरल डिमांड को क्रिएट करना है। ये पिछले सितंबर से चलता आ रहा है, पिछले साल के उसमें चलता आ रहा है, बिफोर द कोविड ऑल्सो, कि हमें रूरल डिमांड को क्रिएट करना है। लेकिन रूरल डिमांड किससे क्रिएट होगी? एग्रीकल्चर से होगी, रूरल डेवलपमेंट से होगी, जैसा कहा, और भी जो ये साथ में उसके एलाइड सेक्टर हैं उनसे होगी। लेकिन आप देखिए एग्रीकल्चर का बजट जैसा कि बताया गया है वो कट हो गया है, रूरल डेवलपमेंट का बजट वो भी कट हो गया है, मनरेगा का बजट वो भी कट हो गया है। और ये कहना कि भाई हमारे देश में एमएसपी बहुत ज्यादा मिलता है, ये तो हम जानते हैं कि 6% किसानों को देश में एमएसपी मिलता है। लेकिन ये कमिट कहां हुआ है जो किसान मांग रहे हैं कि भाई हमें सारी फसलों पे सिर्फ 6% किसानों को क्यों नहीं 100% किसानों को एमएसपी मिलता है? उनकी डिमांड तो ये है, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और उसी करके हम ये कहते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास जो कहा जाता है, जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री का, मेरा मानना है कि वो तभी अचीव हो सकता है जब हम किसानों के हाथ उसके साथ देवेंद्र शर्मा एक कृषि सेस लगाया जाता है, और अच्छा किया है सरकार सोच रही है कि कृषि का आधारभूत ढांचा उसमें निवेश किया जाए। पर मुझे ये इकोनॉमिक समझ नहीं आ रही कि जितना डीजल का रेट है वो वैसा ही रहेगा, अब उसमें थोड़ा सा टिंकरिंग कर दी और सेस वो केंद्र के खाते में जाएगा। 4 रुपए वो डीजल पर जो सेस है वो केंद्र के खाते में, 2.5 रुपए पेट्रोल पर। अब एक किसान जो डीजल खरीदता है वो तो उतने पर ही खरीदेगा। अब उसे बताया जाएगा आपके लिए ये पैसा उसी का फिर उसी की भलाई में लगाया जाएगा। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? इसमें मुझे एक और चीज पूछनी है या सोचनी है हम सबको, वो ये है संदीप जी कि जब हम एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि हमने यहां से काटा, हमने यहां से लिया, एज इफ बहुत हमने मेहरबानी की है किसी सेक्टर से उसे निकाल कर। लेकिन जब हम रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तब तो हम कहीं सेस नहीं लगाते, तब तो हम ये बोलते हैं कि साहब इतना अगला टारगेट होगा, इतना पीछे हमने अचीव किया है। मुझे नहीं लगता कि हम उसी कैटेगरी में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं लेके आते। मैं इस बात का पूरा एग्रीमेंट है मेरा, इस बात में मानता हूं कि ठीक है कि आपने कहीं से पैसा रेज किया कि आप चाहते हैं कि वे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगे। लेकिन ये भी देखना हमें कि जो पहले मंडियां थी हमारे पास, आपको याद होगा जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि 22,000 जो विलेज हार्ट, ग्रामीण हार्ट है, उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ पैसा एलोकेट किया था और ये कहा था कि वो ई-नैम से जोड़ देंगे। अभी हमने बहुत सी आरटीआई देखी है जहां पता चला कि वहां तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है ज्यादा। और अभी हम कह रहे हैं कि और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि 42,000 मंडियों की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि 70 सालों में क्या हम 42,000 मंडियों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए आज तक? ये क्या कारण है कि हमारी प्रायोरिटी में क्यों नहीं है? विलेज हार्ट्स को हम नहीं डेवलप करते, मंडियों को हम नहीं डेवलप करते। क्या हम ये सोच के बैठे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही आएगा तभी वो डेवलप करेगा? कहने का महेश वर्मा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, 1 मिनट। महेश वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक चीज मैं आ रहा हूं सुप्रिया, बीच में अभी आ रहा हूं, आप सवाल लीजिएगा। ये 70 साल में ये आखिर में क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण था? अरे भाई 70 साल में वाजपेयी सरकार भी आई 6 साल के लिए, 7 साल से आप भी हैं। 70 साल का ये रटा रटाया राग ना अलापिए। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है। क्यों हम अगर अलापे बगैर आपके इस एलिगेशन के आरोप का जवाब कैसे मिलेगा? अरे भाई 70 साल नहीं है ना तो गणित पूरा बता दिए, 55 साल बोलिए ना, एक्यूरेट फिगर बोलिए। चलिए मैं कह रहा हूं, मैं 55 साल की बात कर रहा हूं। तो पिछले 7 साल में क्या किया महेश वर्मा? हम जो कर रहे हो, हमने 21 लाख करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट किया इस सेक्टर में जो एग्रो रूरल एरिया है। अगर देवेंद्र जी कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं एक किसान की सालाना आय कितनी है महेश वर्मा? आपके पास तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं महेश वर्मा, आपके पास तो बहुत सारी रिसर्च है। मुझे बताइए एक किसान की इस देश में आमदनी कितनी है, मंथली इनकम कितनी है? इस देश में किसान की आमदनी जो है उसको 1.5 गुना आज उसकी कीमत। अभी आमदनी कितनी है? आपके पास फिगर्स बहुत होती है ना, 50%। आपके पास फिगर्स बहुत अब मैं बताऊं आपको, नहीं बताना आपको, या बताना नहीं चाह रहे, या बताना नहीं चाह रहे। 8,670 रुपए, 8,670 रुपए। आप 8,670 रुपए जो है ना, आप उसको आप जनरलाइज कर रहे हैं। मैं हकीकत जो आपने शुरू में बात कही ना कि आप उन वर्ड को नहीं जानते, वी आकार को नहीं जानते, डब्ल्यू आकार को नहीं जानते, इस प्रकार को नहीं जानते हैं, तो आप प्रैक्टिकल बात करिए कि जो किसान एक नहीं, मैं जानता हूं, मेरे दर्शक नहीं जानते। 75,000 कमा रहा है। महेश वर्मा, मैं सारी फिगर्स सारे टर्म्स जानता हूं,
मेरे दर्शक नहीं जानते तो मैं यहां ज्ञान बगाड़ने नहीं आया हूं, बात समझाने आया हूं। 8,670 रुपए आमदनी है किसान की महीने में कि नहीं है? कह रहा हूं कि नहीं 4 है। लाख किसानों ने आत्महत्या की है 1996 से, जब से एनसीआरबी ने आंकड़े शुरू किए। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? तो इसीलिए आप उसके डाटा निकाल लीजिए ना कि वो कब 25 साल में किस टाइम कितने हुए, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। और 1970 से 2015 तक 19 गुना आमदनी बढ़ी किसान की, एक सरकारी कर्मचारी की भी 150 गुना बढ़ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। आंकड़े बहुत है मेरे पास। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ। 2014 से लेके और 2021 की बात कर लीजिए। आज आप बैठे हैं बजट पे चर्चा करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि ऐसा काल कभी किसी ने सोचा नहीं था, और उस हालात में जब 1 साल तक उसी वक्त तो हैंड होल्डिंग करनी होती है ना। हैंड होल्डिंग किस वक्त? मुश्किल वक्त में। अब एक मिनट सिद्धार्थ सिंह, मुश्किल वक्त में हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। मुश्किल वक्त में सरकार ये कह दे कि नहीं देखिए मुश्किल वक्त था, हम भी जानते हैं मुश्किल वक्त था। मैं रोजगार को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। 30% लोग बेरोजगार हो गए थे, आंकड़ा वहां तक चला गया। अभी भी 9%, उसमें युवा 15 से 24 साल की उम्र के सबसे ज्यादा नौकरी गई है, फिर महिलाओं की नौकरी गई है। आपको इस बजट में, ठीक है सरकार इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, निवेश की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे रोजगार सृजित होते दिख रहे हैं? वो पॉलिसी डायरेक्शन दिखी इस बजट में? संदीप, आपके सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं जो पीएम किसान को लेके जो फिगर दी जा रही है 65,000 करोड़, एक तो वो कम नहीं हुई है, पिछले वित्त वर्ष में भी 65,000 करोड़ ही थी। और संदीप, ये फिगर पहले 75,000 करोड़ इसको रखा गया था 19-20 में। वो इसलिए रखा गया था संदीप क्योंकि जो एक अनुमान लगाया गया था कि इतने किसानों को आपको ये बेनिफिट पहुंचाना होगा। लेकिन अब जैसे जैसे ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई है तो क्या हुआ है, कुछ जो डबलिंग थी, कहीं पे जो लोग जिनको नहीं मिलना चाहिए था ये इस स्कीम का फायदा, उन लोगों को वीड आउट कर दिया गया है। इसलिए ये अमाउंट अब एक स्टेबल, कहीं 65,000 करोड़ के आसपास स्टेबल हो गया है। और कुछ स्टेट्स अभी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है, जैसे वेस्ट बंगाल एक एग्जाम्पल है। तो इस वजह से ये नंबर अब 65,000 करोड़ के आसपास है। इसको लेके कोई कंफ्यूजन या भ्रम ना फैलाएं हम लोग। बहुत अच्छा किया आपने, मनरेगा को लेके 75,000 करोड़ का एक अमाउंट दिया गया है और सरकार हमेशा इस बात के लिए, मैंने हमेशा, हाँ नहीं संदीप, और हमेशा ये बात आपने देखी होगी, मनरेगा के मद में जब भी जरूरत होती है सरकार आगे आती है और पैसे देती है। पिछले साल बहुत ज्यादा देने की जरूरत थी, इसलिए दिया गया क्योंकि लोग अपने घरों को लौट गए थे, लोगों के पास काम नहीं था। अब आपका सवाल कि क्या सरकार ने ये अटेम्प्ट किया, देखिए संदीप, किसी के व्यक्ति के पास जादुई छड़ी नहीं है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। सरकार ने एक बहुत बड़ा एफर्ट किया है, एक लॉन्ग टर्म एफर्ट किया है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। सरकार ने ये कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस ले आएंगे। दूसरा एरिया जो बहुत ट्रबल्ड एरिया है, जिस पे आरबीआई गवर्नर बार बार हम लोगों का ध्यान दिलाते रहे हैं, वो है एनपीएस। जो बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे हैं, जो एक अनुमान है कि मार्च अगले साल तक वो 15% तक एनपीए पहुंच जाएं, हो सकता अगर बैड लोन्स की जो स्थिति है। तो संदीप, उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं, एआरसी एक बना रहे हैं। तो संदीप, इस तरह से, और दूसरा जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो थीम थी उसको फिर को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक जो ये बात, नहीं, मैं रोजगार पर अभी डटा रहना चाहूंगा। एक मिनट सिद्धार्थ, और ये हम ना एक्सपेक्ट करें कि रातों रात ही एक सेकंड में बिल्कुल संदीप, रोजगार पे रहिए, लेकिन रोजगार ये हम ना समझे कि रातों रात आएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ावा मिलेगा तो जरूर रोजगार बढ़ेंगे। नहीं, वो तो बढ़ेंगे, वो दूर की कौड़ी हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाती है। जिनकी नौकरियां गई हैं उनके लिए, जो शरद कोहली भी कह रहे थे, बाकी देशों में हमने देखा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया गया, उनकी जेब में पैसा दिया गया। वो काम, वो फिस्कल स्टिमुलस तो आया नहीं। तो बजट से तो ये उम्मीद करना वाजिब है ना, जिसकी भी नौकरी गई है या तनख्वाह कटी, कि भाई देश की वित्त मंत्री हमें आगे की राह क्या दिखा रही है। नहीं संदीप, एक बात हमको ऑनेस्टली मानना चाहिए कि इस समय सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि जो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप का कोई आपको डायरेक्ट कैश हमारे या आपके अकाउंट में या ऐसे लोगों के अकाउंट में वो पैसा सीधे उन तक पहुंचाए। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसी सरकार की इस समय वित्तीय स्थिति नहीं है। और आपने देखा होगा
कुछ चीजें सरकार ने ऑनेस्टली की है। फूड सब्सिडी उसको आपने बजट में शामिल कर दिया, जिसको लेके एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। ये फूड सब्सिडी किसके काम आती है? आखिर एफसीआई किसका सामान खरीदती है? किसानों से ही गेहूं चावल खरीदती है ना। तो कम से कम उनको टाइम से उनके पैसे, उनके पेमेंट होंगे। फर्टिलाइजर संदीप, अगर पिछले साल तक आप देखें तो तकरीबन 80 हजार करोड़ का बैकलॉग होता था। इस सरकार ने इस बार इसको ऑनेस्टली टैकल किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अप फ्रंट जो भी बकाया है सब क्लियर कर रहे हैं इस साल, इसीलिए वित्तीय घाटा आपको दिख रहा है 9.5%। तो संदीप, कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा, और ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म है, ये ग्राउंड पे आगे आपको 2-3 साल पे जो है रिजल्ट्स देंगे। तो ऐसा नहीं है कि संदीप अगर लोगों की जेब में सीधे पैसा नहीं गया, अगर मैं आपको 2 महीने 3 महीने पैसे दे भी दूं संदीप, बात फिर वहीं लौट के आ जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म करना होगा, और तो लॉन्ग टर्म करना होगा। 1 मिनट, सुप्रिया श्रीनेत स्क्रीन पर लाइए। सुप्रिया, रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार परेशानी में है, मुश्किल ये वक्त है, ईमानदारी से कोशिश कर रही है, 2-3 साल की टाइमलाइन का जिक्र कर रहे हैं यहाँ सिद्धार्थ, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, ऐसा है, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूं। मुझे सब लोग किसी चीज के लिए अक्यूज कर सकते हैं, लेकिन 20 बजट मैंने भी कवर किए हैं, तो नंबर्स पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि भाजपा बिना नंबर पढ़े बात करती है। मैं किसान सम्मान योजना की इसलिए बात कर रही थी क्योंकि 75,000 करोड़ बजटेड एस्टिमेट था, रिवाइज्ड एस्टिमेट 65,000 करोड़ था, और अभी भी और किसानों को इसमें कवर करना बाकी है। उसके बाद भी उसको 65,000 करोड़ रखा गया, उस पर मेरा सवाल था। मनरेगा में आपने देखा टफ ईयर था, एक अकेली संजीवनी थी, रिवाइज्ड एस्टिमेट 1,11,500 करोड़ था, उसको घटा के 73,000 करोड़ कर दिया गया। सवाल उठेगा क्योंकि अभी रोजगार नहीं बनने वाला है, रूरल एरिया में चाहिए होगा नहीं, पर लोग वापस आने लगे ना, ये आप बाल की खाल निकाल रही हैं। लोग वापस आने लगे, ये पैसा 40,000 करोड़ बढ़ाया गया था क्योंकि लोगों ने पलायन किया था। सुप्रिया, अब पलायन की स्थिति नहीं है। देखिए, ऐसा है संदीप जी, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहती हूं, मेरा दूसरा तर्क है। मैं दूसरी बात कहती हूं, मेरी इस सरकार के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हां, बहुत टफ टाइम था, कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचा दी, हमारे यहां भी मचाई, लेकिन हमारे यहां इसलिए ध्वस्त और हो गया क्योंकि कोरोना के पहले ही 8 तिमाही लगातार हमारी ग्रोथ गिर रही थी, और उसका सारा कुप्रबंधन इस सरकार के कारण हुआ। मैं एक बात और कहूंगी, एग्री इंफ्रा का जो सेस लगाया गया है वो सेब की फसल पे करीब 35% लगाया गया है, और मटर पे 40% लगाया गया है। ये तो एंटी फार्मर है, इतना महंगा हो जाएगा, फार्मर बेच ही नहीं पाएगा, इन्फ्लेशनरी है। मतलब किस तरह से चीजें लग रही है वो भी तो सोचिए। एक पॉकेट से रख के दूसरे पॉकेट में डालना थोड़ी बजट मेकिंग होता है, इसमें तो सवाल उठेगा ही ना। नहीं, पर पैसे की भी दिक्कत है। देखिए, आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो इस बजट में समझ में नहीं आ रही है कैसे है। ठीक है सिद्धार्थ, जरा भी 1 मिनट, अब सिद्धार्थ स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, पर एक और चीज देखिए, इस बजट में जो बात नरेंद्र मोदी जब सरकार बनी थी, एक जो मूल मंत्र था सरकार का, जो वो फॉलो नहीं हुआ, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। पर क्या हम उस राह पर इस बजट में जाते दिख रहे हैं कि अब सरकार कि भाई हम नहीं बेचेंगे रेल, पर अब रेलवे के निजीकरण, एयरपोर्ट्स के निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, 2 सरकारी बैंक बेचने की तैयारी। तो सरकार क्या थैचरिज्म, रीगनिज्म, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम धंधा करना नहीं है। क्या उस राह पर चल पड़ी? हम निजीकरण की राह पर चल रहे। संदीप, ये राह कोई इस सरकार की अकेली बनाई हुई नहीं है। 1991 में आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री ने ये शुरुआत की थी, और ये हमें मानना पड़ेगा कि लगातार सरकार से दूसरी सरकार तक ऐसा हुआ है। ये जरूर है कि वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस के शासनकाल में लेफ्ट के कारण बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, परंतु मनमोहन सिंह जी ने एज प्राइम मिनिस्टर इन चीजों को आगे बढ़ाया। मेरा क्या मारुति की गाड़ी बनानी चाहिए? क्या एयर इंडिया में हजारों करोड़ साल के डालने चाहिए? क्या ये भारत सरकार का काम है कि आज जो हमारी नई नीड्स हैं, हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, उसमें पैसा डाला जाए? एयर इंडिया के प्लेन में दिया जाए कि हर बच्चे को देश में लैपटॉप दिया जाए? संदीप, इस पे मेरा मत बड़ा साफ है
कि सरकार को इन सब क्षेत्रों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इनकी स्टेटेड पोजीशन थी बीजेपी की कि भाई देश को नहीं बिकने देंगे, मतलब हम ये कंपनियां, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा या एयरपोर्ट्स का निजीकरण होता है, निजीकरण होता है एक बिजनेस समूह को सबसे ज्यादा लाइसेंसेस मिल जाते हैं और पैसा तो हमारा और आपका है ना, हमारे पैसों से ये एयरपोर्ट्स, ये बंदरगाह और ये रेलवे बनी थी और इनको अब प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाए, इस पर एक आम सहमति की भी जरूरत है या ये वक्त का तकाजा है? ये वक्त का तकाजा है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इन चीजों में इक्विटी इन्फ्यूजन और लोन देंगे कि इन चीजों को निजी हाथों में देके अच्छे से चला के उनसे टैक्स रेवेन्यू कमाएंगे। ये आपको मानना पड़ेगा कि एवरी सिंगल कंपनी जो डिसइन्वेस्ट हुई है, प्राइवेटाइज हुई है या मार्केट में लिस्ट हुई है, सरकारी कंपनी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, उसके एम्प्लॉयज की तनख्वाह आमदनी बढ़ी है, उसके शेयर वैल्यू बढ़े हैं और ओवरऑल उससे बहबूद हुई है। मेरा ये क्लियर मानना है कि आप जितना किसान को देना चाहते हैं दीजिए, पर आपको एयर इंडिया में पैसा देना है बिल्कुल आवश्यक नहीं। शरद, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन, संदीप आपको याद होगा, आप तो बहुत अपना साल देख चुके हैं। टेलीफोन का कनेक्शन जब लेना होता था, मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, आपको 6-6 महीने एमटीएनएल या बीएसएनएल की क्यू में लगना पड़ता था और जब टेलीफोन खराब हो जाता था, आपको याद होगा, बड़े फोन करने पड़ते थे, कंप्लेंट नंबर मिलता था वगैरह वगैरह। जब से प्राइवेटाइज हुआ, आज आपके सामने चॉइस आ गई। बिजली का लीजिए, मैं शहरों की बात कर रहा हूं, अभी चलिए आपने भारत की बात करी, मैं उसको भारत को, बिजली का क्या होता था, आप मोमबत्ती जला जला के घर में करते थे। जब से प्राइवेटाइज हुआ, आज के अनाउंसमेंट में आपको सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने की एक से ज्यादा की मोहलत मिलेगी। ये तो हम मानेंगे कि जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां एफिशिएंसी आई, परंतु मैं ये मानता हूं जो लोग वहां सालों से काम कर रहे हैं इन कंपनियों में, जिन्होंने अपनी सारी उम्र दी है, उनकी नौकरी जरूर ध्यान रखे जाने चाहिए। उनका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान होता है, वीआरएस, जो भी ये प्राइवेट इन्वेस्टर आता है, अगर वो उसको रिटायर कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको पूरी उसका ख्याल रखना चाहिए। पर आई अग्री विद यू कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मैं भी इसी थ्योरी से आता हूं। पर इसी को अब मैं एमएसएमई से भी जोड़ देता हूं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 13 से 14 करोड़ लोगों को स्थायी या अस्थायी तौर पर वहां पर नौकरी मिलती है। अब एमएसएमई, अब 99% धंधा कारोबार एमएसएमई आ गया है। पर एमएसएमई पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक लाइन की बात हुई है कि 15,700 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे एमएसएमई सेक्टर को। मुझे 15,700 करोड़ से मैं पूरी बात कर लूं, और एमएसएमई में भी जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, आज की तारीख में जो बॉटम लाइन इंक्रीज हो रही है बड़ी बड़ी कंपनियों की, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया अब इस एमएसएमई सेक्टर पर। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें संदीप ये है कि अभी जो ये जो बजट था, मैं इसको, वो जो आत्मनिर्भर अभियान के 5 अनाउंसमेंट्स हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई दफे मैं भी आपके साथ था, मुझे लग रहा है उसी श्रृंखला में था वो जो 3 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए लोन अनाउंसमेंट किया गया था। मुझे लग रहा है इस वजह से इस बार उसको विशेष तौर पे सैंक्शन उतना हो पाया, ना डिसबर्सल हो पाया। अब वो डिसबर्सल 1.5-2 लाख करोड़ हो चुका है। लिया है लोगों ने, लोन लिया है और लोन लेके अपना घर दोबारा बसाया भी है। घर से मेरा मतलब फैक्ट्री और छोटे बिजनेस से यहां पर है, तो कुछ काम चला है। पर संदीप, एक जो मैं अगर बजट का टेक अवे मानूं, तो मैं जो बैड बैंक की घोषणा हुई है, क्योंकि देखिए बैंकिंग बुनियादी ढांचा है जो भारत को भी, इंडिया दोनों को इफेक्ट करता है। वो जो बैड बैंक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, वो मैं समझता हूं उससे बैंकों की सफाई हो जाएगी। सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स निकल के अगर एक में आ जाएं, ये बैंक की विशेषता रहेगी रिकवरी में। ये बैंक की विशेषता रहेगी कि इसको कैसे हैंडल करना है, और उन बैंकों को एक सबक मिलेगा कि आगे से अब आप दिखाइए कि अब आप एनपीए कितने करके दिखाते हैं। एक रीसेट जिसको हम कहते हैं, वो बैंकिंग क्षेत्र में से आएगा। ये मेरा टेक ओवे अगर आप कहें तो इस बजट से ये है। देवेंद्र शर्मा, क्या हम निजीकरण की राह पर जा रहे हैं और क्या यही सही राह है? सरकारी उपक्रमों में नुकसान भी होता है, पैसे जाया होते हैं, और अगर सरकारी कंपनियां बेचकर देश में निवेश कर रही है सरकार, वो सही राह पर जा रही है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है और होना भी चाहिए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जब वो इनएफिशिएंट हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में भेज देते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। ये हमने एक बात सुन ली, लेकिन ये कब बात हम करेंगे कि जब जो प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तब क्या करें?
अब देखिए प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिक स्टिमुलस भी मिलता है और भयंकर इकोनॉमिक स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद और भी उनको गारंटीज मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, बल्कि सब्सिडाइज्ड है, हेवीली सब्सिडाइज्ड है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री भारत की। और उसके बाद उनका जो एनपीएस खड़े हो जाते हैं। अभी मुझे क्रेडिट स्विस रिपोर्ट की एक बात बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि इंपेयर्ड एसेट, लॉकडाउन से पहले इंपेयर्ड एसेट जो बैंक्स के हैं वो 16.88 लाख करोड़ हैं, यानी जो एनपीए राइट ऑफ हो गए हैं और जो एनपीए खड़े हैं दोनों को मिलाकर उन्होंने कहा 16.88 लाख करोड़ रुपए है। ये भी एनपीएस हम जानते हैं, आस्ते आस्ते वो भी राइट ऑफ होंगे। इसकी तो कोई बात नहीं करता। इस एफिशिएंसी या इस इनएफिशिएंसी का क्या किया जाए जो प्राइवेट सेक्टर में है उसको। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है आपने। सिद्धार्थ सिंह, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आ रहे हैं। निजीकरण करें, सरकारी कंपनियां बेचकर देश की अर्थव्यवस्था को उबारें, या ये इनायत कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर ही क्यों बरसाई जाती है? एनपीएस राइट ऑफ हो जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, जो वो मांगते हैं वो देने को तैयार हो जाते हैं। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, तो वहां पर पैसे की कमी की दुहाई दी जाती है। नहीं संदीप, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर मेरा ये मानना था कि इस बजट की जो सबसे बड़ी थीम होगी वो प्राइवेटाइजेशन ही होगी, और मैं इसको एकदम एक सही डायरेक्शन में कदम इसलिए मानता हूं कि संदीप, अगर आप बोल रहे हैं आज किसान के लिए जो है पैसा नहीं है, कृषि क्षेत्र के लिए पैसा नहीं है, मूलभूत ढांचे के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा संदीप इन सरकारी कंपनियों में जा रहा है। आज एयर इंडिया को आप चलाना चाहते हैं, कितना 10,000 करोड़। मैं अभी किसी वित्त मंत्री के अधिकारी के साथ बैठा था, वो ये कह रहे थे हर साल 10,000 करोड़ रुपए हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन निकल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। एयर इंडिया के घाटे तकरीबन 55,000 करोड़ के हैं। तो संदीप, और अच्छा, आज आप जो ये भारत पेट्रोलियम है, इन कंपनियों को आप रखेंगे, 10 साल बाद पेट्रोलियम पदार्थ ही खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, तो आप इन कंपनियों का क्या करेंगे? ये अपने आप व्हाइट एलिफेंट बन जाएंगे। 30 seconds, Supriya, last comment, 30 seconds to you and then Mahesh Verma. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस बजट में डिमांड को रिवाइव करने के लिए और एक भी नौकरी बनाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे ये दोनों चीजें होंगी। और मैं फिर बाद में कहूंगी, किसानों के लिए आंख में धूल झोंकने का काम हुआ है। और रक्षा बजट में 6,000 करोड़ रुपए की मात्र वृद्धि, मुझे लगता है सैनिकों का अपमान है जब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। वित्त मंत्री का रक्षा बजट का नाम ना लेना, मुझे लगता है भारतीय सेना का अपमान है। महेश वर्मा, 30 seconds. कि आज जब ये हमारी परिस्थिति है, इसमें जो है हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के किसी अपने इस दायित्व विचार से अपने देश की विकास में हम अपनी भूमिका को कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो प्रेस मीडिया हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस देश में वो एक माहौल बनाइए, वो वातावरण बनाइए जिससे कि देश बाहर निकले, हम सभी बाहर निकले। हम जब बचेंगे, हम किसी तरह से अपने आर्थिक बदहाली से बाहर निकलेंगे, तो हम अब कर लेंगे हिसाब किताब। तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। यहाँ माहौल आप बनाइए ना, आप बीजेपी के हैं महेश वर्मा, आप माहौल बनाते रहिए, सवाल भी पूछे जाएंगे। हम किस राह पर जा रहे हैं उसकी समीक्षा, निष्पक्ष समीक्षा भी होगी। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन देश जो ये जनता जनार्दन है उसको हर पक्ष की जानकारी होनी चाहिए, हर व्यू पॉइंट उसके सामने जरूर आना चाहिए। यही तो हमारे देश की ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।